अपने मुंह को चादर से दबाए सरिता हुक भर भर कर रोए जा रही थी। तभी उधर से निकलती हुई उसकी सास विमला जी ने कमरे से रोने की आवाज़ सुनी तो वो तेज कदमों से कमरे की ओर बढ़ गई और जाकर दरवाजे को धक्का मारने लगी, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये देख विमला जी घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटते हुए बहू को आवाज़ लगाने लगी। सास को घबराया हुआ देखकर सरिता ने अपने आंसुओं को छुपाने का भरसक प्रयास करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही विमला जी ने कहा, क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? क्या पवन ने तुमसे फिर से कुछ कहा है? इतना सुनने की देर थी कि सरिता सासू माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। तो विमला जी परेशान हो गई। आखिर बात क्या है? इतना परेशान तो बहू पहले कभी नहीं होती थी। उसने उसे शांत कराते हुए कहा, तू बता ना बेटा, बात क्या है? मेरा तो दम निकला जा रहा है। तो सरिता ने रोते रोते एक कागज विमला जी के हाथ पर रख दिया। विमला जी बेचारी अनपढ़ थी, इसलिए वो उसे पढ़ ना पाई। उसने सरिता से ही सवाल किया, ये क्या है बहू, तू ही पढ़कर बता, सब खैरियत तो है ना? मेरी जान निकली जा रही है। कहते कहते विमला जी सर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। तो सरिता ने कहा, माँ जी, आपके बेटे ने ये तलाक का कागज मुझे दस्तखत करने के लिए दिया है और कहा है कि इस पर दस्तखत करके मुझे दे दो। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहकर सरिता फूट फूट कर रोने लगी। तो विमला जी ने सांत्वना देते हुए कहा, अरे कैसे नहीं रह सकता वो तुम्हारे साथ? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या, जो तलाक दे दे और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो किसके साथ रहेगा? इस मरे का तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग चल रहा है। पर तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करूँगी, वो समझाएंगे उसे। मैं जानती हूँ वो अभी नादान है, हमारे समझाने से समझ जाएगा। तू चिंता ना कर, हम हैं ना तेरे साथ। तू क्यों परेशान होती है? तलाक के कागज ने विमला जी के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें डाल दी। वो उठते हुए उस कागज को लेकर सरिता को सांत्वना देती हुई कमरे से बाहर निकल गई। धीरे धीरे विमला जी अपने पति राम किशन जी के पास पहुंची तो देखा कि राम किशन जी सो रहे थे। तो वो वहीं बैठ गई और सोचने लगी, आखिर पवन को हो क्या गया है? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? आने दे आज शाम को, मैं खुद ही उससे बात करती हूँ। भले घर के इंसान हैं बहू के घर वाले। और सरिता तो हम दोनों के जान है। जब से आई है कितना कुछ बदल दिया है हमारे घर परिवार को, कितना ख्याल रखती है हमारा, और देखने में भी तो बुरी नहीं है। ये सब बातें विमला जी के दिमाग में चल ही रही थी कि तभी राम किशन जी उठ गए। उठकर देखा तो बड़ी चिंतित मुद्रा में विमला जी उनके पैरों के पास हाथ में कागज लिए बैठी थी। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम कब से बैठी हो? आराम ही कर लेती, राम किशन जी ने कहा। तो विमला जी परेशान होते हुए बोली, क्या आराम कर लूँ जी? मेरी जिंदगी में आराम कहाँ लिखा है? अब तो मरकर ही आराम मिलेगा। अरे आज तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी हो? मरे तेरे दुश्मन, तुम मरकर क्या मेरा बुढ़ापा खराब करोगी? तुम नहीं जानती, तुम्हारे बिना मैं 2 दिन भी नहीं जी पाऊंगा। खैर छोड़िए ये सब, तू ये बता हाथ में क्या लिए बैठी है, दिखा तो। विमला जी ने कागज आगे बढ़ाते हुए चिंतित स्वर में कहा, बैठी क्या हूँ, अपने को कोस रही हूँ जो ऐसी औलाद को जन्म दिया। देखो आपका बेटा ये तलाक का कागज बहू को दस्तखत करने के लिए दे गया है। तलाक, ये क्या कह रही हो तुम? दिखाओ दिखाओ, मैं भी तो देखूं। तुम कहीं मुझ बूढ़े के साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? कहीं सठिया तो नहीं गई हो? हमारा बेटा और तलाक, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? राम किशन जी ने बड़बड़ाते हुए विमला जी से कहा और कागज़ लेकर पढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उसे पढ़ा तो उनके होश उड़ गई। एक भूत की भांति उस कागज़ को देखते रह गई। आंखें भर आई तो चश्मा उतार कर अपनी आंखों को पोंछते हुए कुछ साहस बटोर कर कहने लगी,
ये पवन है कहाँ? जरा इसे बुलाना मेरे पास, मैं भी तो बात करूं इससे कि आखिर इतनी हिम्मत इसमें कहाँ से आ गई। तो विमला जी ने कहा कि पवन अभी घर पर नहीं है, जब आएगा तो बुला दूंगी। ठीक है विमला, अब तुम जाकर एक कप चाय बना लाओ, मेरा सर दर्द करने लगा है। तो विमला जी उठकर रसोई घर में चली गई, लेकिन जैसे ही चाय का भगोना हाथ में लिया तो पीछे से सरिता ने आकर विमला जी के हाथ से भगोना ले लिया और बोली, माँ जी, आपने मुझे कह दिया होता, अब क्या आपके काम करने के दिन हैं? आप आराम करो, मेरे रहते आप काम नहीं कर सकती। बहू की बात सुनकर विमला जी की आंखें भर आई और उसे सीने से लगाते हुए बोली, जीती रह बेटा, भगवान ऐसी बहू सबको दे। कहकर विमला जी बाहर आ गई। थोड़ी देर में सरिता अपने सास ससुर के लिए गर्म चाय लेकर बैठक में आई तो राम किशन जी ने उसे टोकते हुए कहा, सरिता बेटा, ये सब क्या है? तूने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? तो सरिता ने बीच में ही टोकते हुए घूंघट की आड़ से कहा, बाबूजी, आप चाय पी लीजिए और लेट जाइए, मैं आपके माथे पर बाम लगा देती हूँ। ये बातें बाद में कर लीजिए, पहले सेहत जरूरी है। तो राम किशन जी चाय पीने लगे और सरिता बाम लेने के लिए अपने कमरे में चली गई। इधर राम किशन जी ने चाय पीते पीते अपनी पत्नी विमला जी से कहा, देख विमला, अपनी बहू को कितनी गुणवती है और एक हमारा नालायक बेटा है जो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। ऐसे नालायकों की तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। शाम हुई तो जैसे ही पवन ने घर में प्रवेश किया तो राम किशन जी ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, पवन इधर आना तो जरा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अपने पिता की आवाज़ सुनकर पवन सीधे बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गया और जाते ही बोला, जी बाबूजी, आपने मुझे बुलाया। तो राम किशन जी ने उसे वो कागज़ दिखाते हुए कहा, ये क्या है पवन? उस कागज़ को देखते ही पवन चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो राम किशन जी ने कहा, देख पवन, हमारे खानदान में आज तक ऐसा नाटक नहीं हुआ जो तूने किया है। तुझे शर्म नहीं आई ये तलाकनामा बहू को देते हुए? जरा सोच, तेरे इस फैसले से हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। और फिर तलाक देने का कोई कारण भी तो होना चाहिए कि मन में आया तभी कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए। अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले मना करते, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी विमला जी बीच में ही बोली, पवन, मेरे पास बैठ बेटा। देख बेटा, ये बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। देख, हम तीनों का और इस घर की मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखती हैं, इसलिए तू क्यों हम दोनों का बुढ़ापा खराब करने पर तुला हुआ है बेटा? अगर कोई बात है तो तू मुझे बता, मैं बहू को समझा दूंगी। लेकिन बेटा, ऐसा काम ना कर जिससे हमारी जग हंसाई हो जाएगी। पवन सब कुछ सुनता रहा और अंत में उठते हुए तेज आवाज में बोला, माँ, मुझे सरिता के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। मैं अब उसे इस घर में नहीं देखना चाहता। मैंने तलाकनामा तैयार कर दिया है, अब उसे इस पर अपने साइन करने ही होंगे। तभी राम किशन जी ने कहा, बेटा, तलाक की कोई वजह होती है, हम ऐसे ही किसी पर गलत आरोप कैसे मंड दें। देखो पिताजी, सरिता से मैंने शादी की है तो जब मैं चाहूँ उसे तलाक दे सकता हूँ, इसमें आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? पवन तेज आवाज में बोला तो राम किशन जी भी गुस्से में बोले, शाबाश बेटा, मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। सही कहा तूने, जो सही है उसका पक्ष ना लूँ और तुम गलत हो तो तुम्हारा पक्ष सिर्फ इसलिए लूँ कि तू मेरा बेटा है। लेकिन अब तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। सरिता अब इसी घर में रहेगी तो ठीक है पिताजी, आप उसे घर में रखें तो रखें, लेकिन अब आप भी सुन लो, इस घर में मेरे मन की, मेरे सपनों की रानी पूजा ही आएगी। पवन तेज आवाज में बोला तो अच्छा बेटा, अब समझ में आया कि हमारा बेटा किस मधुमक्खी के मीठे शहद के कारण इतने कड़वे शब्द बोल रहा है। तो तू भी सुन ले, हमारे रहते इस घर में ऐसा अनर्थ कभी नहीं होगा। कहते हुए राम किशन जी ने
उस तलाकनामे को फाड़ दिया तो गुस्से में लाल पीला पवन अपने बेडरूम में चला गया। वहाँ सरिता अकेली बैठी उन सभी की बातें सुन चुकी थी। उसने पवन से कहा, सुनो जी, आप माँ बाबूजी से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? आपको मुझसे शिकायत है ना, तो मुझे भला बुरा कह के आपकी ऐसी बातों से उन्हें कितनी तकलीफ होगी, जरा ये तो सोचिए। वैसे भी आप उनके इकलौते लाडले बेटे हैं। ये सुनते ही पवन गुस्से से बोला, चुप रहो। जिन माँ बाप ने मुझे आज तक कभी बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने आज मुझे तेरी वजह से कितना कुछ कह दिया। तूने ही उन्हें मेरे खिलाफ भरा है, लेकिन तू भी कान खोलकर सुन ले। मैं अब तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। तूने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, इसलिए अब तुम भी यहाँ एक पल नहीं रहोगी। कहकर पवन सरिता की चोटी पकड़कर खींचते हुए उसे घर से बाहर ले जाने लगा। सरिता रोते रोते उसे ऐसा ना करने की गुहार लगाती रही। इधर जब विमला जी और राम किशन जी ने बहू की आवाज़ सुनी तो वो उसके कमरे की ओर दौड़े। बहू की ऐसी दशा देखकर उनके होश उड़ गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पवन उन्हीं का बेटा है। राम किशन जी ने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, रुक जा पवन, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाने की? तू आदमी है या राक्षस? हाँ, मैं राक्षस हूँ, लेकिन अब मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। पवन भी जोर से चिल्लाया तो राम किशन जी बोले, तू कौन होता है इसे घर से बाहर निकालने वाला? ये घर मेरा है, इस घर में वही रहेगा जिसे मैं रखूँगा। हाँ हाँ, तो रखो इसे अपने साथ। अब समझा इसका जादू जो तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। पवन, अब इसके आगे एक शब्द भी और नहीं। पास खड़ी विमला जी ने जोरदार तमाचा पवन के गाल पर जड़ते हुए कहा, खबरदार, तूने अपने बाबूजी के लिए एक भी शब्द मुँह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। तो इतना गिर सकता है, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे अपशब्द अपने मुंह से दोबारा निकाले तो बहू नहीं, तुझे इस घर से जाना होगा। माँ की बातें सुनकर पवन ने सरिता के बाल छोड़ दिए और अपने आप को अकेला समझकर वो स्वयं ही घर से बाहर चला गया। पवन के घर से बाहर जाते ही विमला जी सरिता को सीने से लगाकर माफ़ी मांगते हुए बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि मेरा पवन मेरा ना रहा। मैं तो उसे अपना समझती रही और वो आज हमें ही पराया बनाकर चला गया। लेकिन तू चिंता ना कर, तेरे सास ससुर के रहते तुझे इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। तभी राम किशन जी बोले, सुन भाग्यवान, ऐसी औलाद से तो पराई बेटी ही अच्छी है। हम बेकार में बेटा बेटा करके मरे जाते हैं। देखे आज हमारा बेटा ही हमें छोड़कर चला गया। लेकिन बहू, तू चिंता ना कर, जाने दे उसे। ये घर मेरा है, मैं इसे अब तेरे नाम करूँगा। अब तक सोचता था कि पवन ही इस घर का वारिस है, लेकिन वो तो वायरस निकला। इधर पवन घर से रूठकर अपनी प्रेमिका पूजा के पास चला गया। पूजा ने उसका स्वागत करते हुए उसके आने का कारण जानना चाहा तो पवन ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं अपना घर, माँ बाप, पत्नी सभी को छोड़कर तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर पूजा को अच्छा तो नहीं लगा, किंतु वो पवन को कुछ कह ना सकी और अपने घर में पनाह दे दी। अब पूजा और पवन एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। कुछ समय यूं ही बीत गया, लेकिन पवन को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। वो तो मानो पूजा के साथ को पाकर अपने संसार में मस्त हो गया। वो गुजरे पलों को भुला देना चाहता था। दूसरी ओर उसके माता पिता जब भी सरिता की सूरत देखते तो यही उम्मीद लगाए रहते कि पवन का गुस्सा जैसे ही शांत होगा वो घर वापस आ जाएगा। विमला जी भी सोचती कि मेरा पवन अपने बाबूजी से दूर रह सकता है, बहू से नाराज हो सकता है, लेकिन अपनी माँ के पास वापस ज़रूर आएगा और अपने किए के लिए क्षमा की याचना भी करेगा। लेकिन जब 10-15 दिन बीत गए तो उन्हें अपने सपने चूर चूर होते दिखाई देने लगे। राम किशन जी की परेशानी बढ़ने लगी। उन्होंने एक दिन सरिता के माँ बाप को अपने घर बुलाया, साथ ही कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी घर आने का निमंत्रण भेजा। तो सब लोग अचानक आए
इस निमंत्रण से हैरान हो गई कि आखिर माजरा क्या है। खैर समय पर सब लोग घर पहुंच गए। इधर सरिता और विमला जी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बाबूजी के मन में चल क्या रहा है। तभी राम किशन जी ने कहा, आज मुझे आप सभी लोगों से कुछ सलाह लेनी है और सरिता के भविष्य का फैसला करना है। इतना सुनते ही सरिता के माता पिता के साथ ही बाकी सब लोगों के मन में भी डर बैठ गया और सोचने लगे कि शायद राम किशन जी बहू को कुछ कहने वाले हैं या घर से निकालने वाले हैं। तभी तो उन्होंने इसके माँ बाप को भी बुलवाया है। सभी के मन में बस एक ही भाव था कि आजकल की बहुएं बिना घर को निभाना ही नहीं चाहती। तभी राम किशन जी ने गंभीर स्वर में कहा, समधी जी, मैं आपके साथ साथ अपने सभी गणमान्य लोगों का दोषी हूँ। आज मैं अपनी और विमला जी की तरफ से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे घर में हम दोनों के रहते हुए मेरे नालायक बेटे ने ना सिर्फ मेरी बहू का अपमान किया बल्कि अपने माता पिता के दिल को भी ठेस पहुँचाई है। मुझे आप लोगों के सामने ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि मेरी बहू तो सीता है, लेकिन मेरा पवन कभी राम नहीं बन सका। वो दूसरी लड़की के लिए अपनी पत्नी और इस घर को छोड़कर चला गया है। कहते कहते राम किशन जी की आंखों में आंसू आ गए तो सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी राम किशन जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आज हमें अपनी बहू के भविष्य के बारे में आप लोगों से राय लेनी है। ये मेरी ही नहीं, आप सभी की जिम्मेदारी है। इतना सुनते ही सरिता के माता पिता का दिल बैठ गया। वो कभी राम किशन जी को देख रहे थे तो कभी अपनी बिटिया को, और सोचने लगे कि इतना सब हो गया और बेटी ने कभी कुछ नहीं बताया। खैर कुछ देर बाद उन्होंने राम किशन जी से कहा, साहब, क्या आपने पवन को समझाया नहीं कि शरीफ घर के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते? तो राम किशन जी बोले, मैंने और विमला जी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी सरिता के पिता ने कहा, साहब, एक बार आप पवन को हम सबके सामने बुला लेते तो हम सभी उसे समझाते, शायद वो हम लोगों की बात मान जाता। हाँ समधी जी, मैंने पवन और वकील साहब दोनों को बुलवाया है, वो आते ही होंगे। आप लोग भी अपना प्रयास कर लेना, क्या पता ये घर बस जाए। ये कहकर राम किशन जी वहाँ से दूसरे कमरे में चले गए। सभी लोग आपस में खुसर पुसर कर ही रहे थे कि तभी घर का दरवाज़ा खुला। देखा तो सामने से पवन आ रहा था। आज उसकी चाल ढाल बदली बदली सी थी। उसको देखते ही विमला जी ने कहा, बेटा तू इधर आ, मेरे पास बैठ, अभी भी मुझसे नाराज़ है क्या? तो पवन माँ के पास की कुर्सी पर वहीं बैठ गया। सभी लोगों को देखकर उसका मन उत्तेजित हो गया और सोचने लगा कि बाबूजी ने मेरा तमाशा बना दिया है। मैं घर नहीं, अदालत में एक कैदी की तरह आया हूँ। वो सोच ही रहा था कि तभी पवन के फूफा जी ने कहा, बेटा ये सब क्या है? अब तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो, ऐसी विचारधारा तुम्हें शोभा नहीं देती। बाकी लोगों ने भी उसे अपने अपने तरीकों से समझाने की कोशिशें की, लेकिन पवन पर तो जैसे इन बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं आप लोगों की पंचायत में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे जो कहना था सो मैंने कह दिया। मैं पूजा के साथ बहुत सुखी हूँ, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता। उसकी बातें सुनकर सरिता के पिता ने पवन से विनती करते हुए कहा, बेटा ऐसा ना करो, मुझ गरीब पर दया करो। कहाँ जाएगी वो? मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? क्या कहूँगा गांव को? तभी पवन अपने ससुर को धकेलते हुए बोला, तुम्हें इसकी चिंता की क्या ज़रूरत है? इसके लिए तो बाबूजी है ना। इतना सुनते ही सभी लोग सन रह गए। तभी राम किशन जी वकील साहब के साथ कमरे से बाहर आए और बोले, नालायक, मुझे तुमसे और आशा भी क्या करनी चाहिए? तुझ पर तो इश्क का भूत सवार है ना। तुम उस लड़की के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ सकते हो। तो आज मैं भी सभी लोगों के सामने एक घोषणा करता हूँ कि आज से और अभी से तेरा इस घर और परिवार से कोई नाता नहीं है। मेरे घर बार
गहने, रुपये, पैसे, यहाँ तक कि मुझ पर और विमला जी पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपने वसीयतनामा में सब कुछ लिख दिया है। वकील साहब, अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कीजिए। रामकिशन जी ने वकील की तरफ देखते हुए कहा। तो वकील साहब ने भी सारी शर्तें वसीयतनामा में पहले से ही लिख रखी थी। उस पर रामकिशन जी के हस्ताक्षर के साथ ही गवाहों के हस्ताक्षर भी वकील साहब ने पहले ही करा लिए थे। अपने पिता की बात सुनकर पवन ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। कहते हुए पवन गुस्से में घर से बाहर निकल गया। तो उसके जाते ही सब लोग दुखी मन से विदा हो गए। सबके जाने के बाद रामकिशन जी ने सरिता के पिताजी से कहा, समधी जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन आप सरिता को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी तरफ से वो स्वतंत्र है। तो सरिता के पिता कुछ बोलते उससे पहले ही सरिता अपनी सास के गले से लगते हुए बोली, माँ जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मेरे लिए अपने बेटे को त्याग दिया और मैं अपने घर चली जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, अब ये घर ही मेरा घर है। ऐसा ससुराल हर एक को नहीं मिलता। मैं आज धन्य हो गई जो मुझे एक नहीं दो दो माँ बाप मिले हैं। आपने अपने उसूलों के लिए अपना बेटा छोड़ा और मैं अपने धर्म की खातिर अपना मायका छोड़ रही हूँ। कहकर सरिता अपने पिता की तरफ देखते हुए बोली, पिताजी, आप जाओ, अब ये घर ही मेरा अपना घर है। ये माँ बाप आपसे बढ़कर हैं, तो अब मुझे इनकी सेवा का दायित्व उठाने दो। अपनी बेटी की बातें सुनकर सरिता के पिता ने गर्व से उसको सीने से लगाते हुए कहा, बेटी, आज मैं भी धन्य हो गया। आज तूने हमारे घर की ही नहीं बल्कि दोनों घरों की लाज रख ली। मुझे खुशी है कि तूने ये घर चुना। खुश रह मेरी बच्ची। ये कहते हुए वो अपने घर की ओर निकल गई। इधर रामकिशन जी और विमला जी भी खुशी से फूली नहीं समा रहे थे कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब सरिता अपने सास ससुर का पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगी। अपने सास ससुर की आज्ञा पाकर उसने एक स्कूल में टीचिंग भी करना प्रारंभ कर दिया। पर वो कहते हैं ना, प्यार का भूत सवार कुछ दिन तक ही चलता है। ऐसा ही कुछ पवन के साथ हुआ। जब से पूजा को ये पता चला कि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया है, तब से ही वो पवन के साथ खटपट रहने लगी। और एक दिन ये कहकर उसने पवन को छोड़ ही दिया कि जब तुम अपने माँ बाप के ना हो सके जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तो मेरे क्या होंगे। तुम मुझे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करते हो। तुम्हारी हैसियत ही क्या है। पूजा का व्यवहार देखकर आज पवन को अपने किए का पश्चाताप हो रहा था, लेकिन शर्म के मारे वो वापस घर ना जा सका। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए। इधर एक दिन अचानक ही रामकिशन जी को हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब गांव वालों ने पवन को ये खबर पहुंचाई तो वो दुखी मन से अपने घर पहुंचा, जहां उसके बाबूजी का शव रखा हुआ था। उसको देखकर सभी घर वाले चकित रह गए। पवन भी आंखों में आंसू लिए गर्दन झुकाई अपने बाबूजी को देखता रहा और उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर में रामकिशन जी को ले जाने लगे तो पवन उन्हें कंधा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी माँ विमला जी ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, मैं अपने पति को अपरिचित लोगों के कंधे पर विदा नहीं करना चाहती हूँ। इनको कंधा देने के लिए इनका बेटा है। ये सुनकर सभी लोग विमला जी की ओर देखने लगे। तभी विमला जी ने सरिता को आवाज़ लगाते हुए कहा, सरिता बेटा, जाओ ना, अपने बाबूजी की इन सारी रस्मों को पूरा करो। वो तो तुझे अपना बेटा ही मानते थे ना, इसलिए तू ही उन्हें मुखाग्नि देगी। ये सुनकर पवन के अलावा वहाँ उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। अब पवन उनकी सब यात्रा में शामिल तो हुआ, किंतु बेटा होने का फर्ज अदा नहीं कर सका। दाह संस्कार के बाद सभी लोग वापस घर आ गए, लेकिन पवन वहीं बैठा अपने बाबूजी की चिता को एकटक जलते देखता रहा, जहाँ उसका सारा अहंकार उस चिता के साथ जलकर राख हो गया।
वो हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा, हे प्रभु, मैं भी कैसा बदनसीब हूँ जिसके दोनों हाथ भरे होने के बाद भी आज खाली हैं। सच में मैं आज अपनी इस दशा का स्वयं जिम्मेदार हूँ। मुझे इससे भी कठोर सजा दे। मैंने सबका दिल दुखाया, मुझे भला तुम कैसे माफ़ कर सकते हो। कहते हुए पवन वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। लेकिन अब पछताने से क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।